दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको गद्यांश और पद्यांश हल करके बताएंगे हिंदी कक्षा 12 में। इसके लिए इसे आप अगर तैयार कर लेते हो तो 20 नंबर आपका आज की इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। जो आज की इस वीडियो में आपको गद्यांश और पद्यांश बताया जाएगा, यही गद्यांश पद्यांश 24 मार्च को आपसे पूछे जाएंगे। तो आप इसे तैयार करके जरूर जाइए, 20 नंबर आज ही आपका पक्का हो जाएगा। हम आपको ट्रिक बताएंगे कि कैसे किसी भी गद्यांश या किसी भी पद्यांश को पहचाना जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, गद्यांश जो भी आपको दिया जाए उस गद्यांश को आपको पढ़ लेना। ठीक है, चलिए हम आपको पढ़कर बताते हैं। ठीक है, जैसे देखिए राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है, भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत रहना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती वह निर्मूल होती है। ठीक है, तो अब देखिए प्रश्न इससे क्या पूछे गए हैं, इस प्रश्नों को भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, ये तो आपको पता है क्योंकि यहाँ पर भूमि और राष्ट्र का जब यहाँ पर वर्णन आया है, यही एक ट्रिक है। जहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर क्या आया है, राष्ट्रीयता सब ज्यादा उपयोग किया गया है। जैसे यहाँ पर स्वरूप भी आ गया, तो यह कहाँ से लिया गया है, राष्ट्र का स्वरूप। और इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इस तरह से पहले प्रश्न का हो गया, बारी बारी से सबको बताएंगे। और देखिए पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात पर बल दिया, ये भी आपको बताया जाएगा। लेखक ने हमारे कर्तव्य के प्रति क्या विचार प्रस्तुत किए, राष्ट्रीयता की भावना कब निर्मूल होती है। लास्ट में आप देख सकते हैं राष्ट्रीयता की भावना वह निर्मूल होती है। यहां से इसका आंसर निकालना है कि कैसे निकालना है ये आपको बताया जाएगा। निर्मूल और बलवती शब्दों में क्रमशः उपसर्ग और प्रत्यय छांटिए। इसका मतलब क्या है, क्रमशः निर्मूल, देखिए निर्मूल शब्द का उपसर्ग निकालना है और बलवती शब्द का प्रत्यय निकालना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए तो चलिए हम इसे हल करके आपको बताते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन, पहले प्रश्न का उत्तर हम लिख देते हैं। पहले प्रश्न का देखिए पूछा क्या गया है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। तो इसमें हम आपको लिखकर बता रहे हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पुस्तक के राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप जब आप पाठ का नाम लिखो, या तो आप डबल इन्वर्टेड कामा में लिखो या फिर इसे आप ब्लैक पेन से लिखो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्नोत्तर संख्या 2 आपको अपनी इसे बोर्ड एग्जाम में डालना होगा। उसके बाद इस तरह से आप नंबरिंग डालकर लिखेंगे। ठीक है, देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पुस्तक के राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इतना अगर आप लिख लेंगे तो 2 नंबर इससे आपके मिल जाएंगे। ठीक है, और देखिए प्रस्तुत गद्यांश में, इसमें दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात पर बल दिया। अब देखिए लेखक ने किस बात पर बल दिया है, इसमें जो पृथ्वी का रूप है और सौंदर्य और उसके प्रति सचेत रहना हमारा आवश्यक कर्तव्य है, इसी बात पर लेखक ने बल दिया है। ठीक है, इसमें लिखना क्या है, देखिए प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने देश का महत्वपूर्ण तत्व धरती, देश का जो महत्वपूर्ण तत्व है वो क्या है, धरती के रूप सुंदरता के पीछे सतर्क रहने तथा इसके सम्मान की बात पर बल दिया है। तो इतना आपको लिखना होगा दूसरे प्रश्न में। अब देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, लेखक ने हमारे कर्तव्य के प्रति क्या विचार प्रस्तुत किए, यानी लेखक के अनुसार हमारा कर्तव्य किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 3 में लेखक के अनुसार हमारा कर्तव्य है कि हमें भूमि यानी धरती की सुंदरता एवं समृद्धि के प्रति जागरूक रहना चाहिए। ठीक है, इतना आप तीसरे प्रश्न का हो गया। अब देखिए चौथा प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है भाइयों, राष्ट्रीयता की भावना कब निर्मूल होती है। तो आपने देखा है जो राष्ट्र पृथ्वी से के साथ नहीं जुड़ा होता उसकी राष्ट्रीयता निर्मूल होती है। इसमें आपको लिखना क्या है, चौथे प्रश्न में आपको लिखना होगा, लेखक के अनुसार हमारी सभी विचारधाराएं पृथ्वी से जुड़ी हैं। हमें जिस देश की राष्ट्र भावना पृथ्वी से ना जुड़ी हो तो वह निर्मूल होती है। इतना आपको लिखना होगा चौथे प्रश्न में। तो अगर आप इस तरह से लिखोगे तो 10 नंबर बिल्कुल आपके पक्के हो जाएंगे, 100% गारंटी के साथ हम कहते हैं। ठीक है, और देखिए 5वें प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया था,
निर्मूल और बलवती शब्दों में क्रमशः उपसर्ग और प्रत्यय छाटिए। तो निर्मूल का उपसर्ग निकालना है। निर्मूल का उपसर्ग यानी जो पहले होता है उसे पहले मात्रा होती है उसे निर, यहाँ पर निर्मूल का उपसर्ग हो जाएगा निर और बलवती का उपसर्ग जो हो जाएगा वती। ये प्रत्यय है और यह उपसर्ग है। तो इस तरह से आपका गद्यांश कंप्लीट हुआ। पांचों के पांचों प्रश्न, हर प्रश्न के 2 नंबर निर्धारित है। टोटल आपका 10 नंबर यहाँ से क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं कि इंपॉर्टेंट पद्यांश आपसे क्या पूछे जाएंगे, उन पद्यांश को कैसे आपको सॉल्व करना है। चलिए उन्हें भी हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी बुक से बैठी खिन्ना एक दिवस वह गे में थी अकेली, इस पद्यांश को यहाँ से लेकर अंत तक काल की क्रूरता से इसे आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और देखिए इससे क्या प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम देखते हैं। देखिए इससे प्रश्न बनता है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने राधा की किस स्थिति का वर्णन किया है। तो आप लोग जानते होंगे। और देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, नायिका ने पवन को क्रूर क्यों कहा। और तीसरा प्रश्न है, नायिका ने पवन से क्या कहा। और चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में पर रस योजना पर प्रकाश डालिए। और पांचवा लास्ट है, सदगंध व क्रूर शब्दों के विपरीतार्थी शब्द लिखिए, यानी इसमें आपको विलोम शब्द लिखना है। चलिए ये सब लिखकर हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने राधा की किस स्थिति का वर्णन किया है। तो यहाँ पर है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने राधा की विरह अवस्था यानी बिछड़ने वाली अवस्था का वर्णन किया है। जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं गोकुल को छोड़कर, तो वहाँ पर राधा जो होती हैं वो बहुत उदास होती हैं। तो उन्हीं का यहाँ पर विरह अवस्था का वर्णन किया गया है, ठीक है, जिसमें उनके आंसुओं की धारा बहती हैं, यानी उनके आंसू बहते हैं। और प्रातः और सुबह पवन आकर दुख और दुख बढ़ा देती है। जो सुबह प्रातः की हवन यानी पवन होती है, जो सुबह की हवाएं होती है, वो आकर उनकी दुख को और बढ़ा देती है, ठीक है। और देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, नायिका ने पवन को क्रूर क्यों कहा। देखिए जब नायिका का मन उदास था तभी उत्साह यो उमंग से पवन आकर दुख को बढ़ा रही थी, इसीलिए नायिका ने पवन को क्रूर कहा है, ठीक है। तो यहां से दूसरा भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब तीसरे में देखिए, नायिका ने पवन से क्या कहा। तो नायिका ने कहा, पवन तू इतनी क्रूर और निर्दयी क्यों बनी है, क्या तू भी मेरी तरह किसी पीड़ा से बंधित है। नायिका कहते हैं कि हे पवन तू इतनी क्रूर यानी इतनी दुष्ट क्यों हो गई है, निर्दयी क्यों हो गई है, क्या तू भी मेरी तरह किसी विरह अवस्था में पीड़ित है। तो यहाँ पर आप का तीसरा प्रश्न भी इसी तरह आप लिख देंगे। और देखिए चौथा प्रश्न आपको से क्या पूछा गया है, चौथा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, प्रस्तुत पद्यांश पर रस योजना पर प्रकाश डालिए, यानी इस पद्यांश में कौन सा रस उपयोग किया गया है, इसे आपको लिखना होगा, ठीक है। देखिए प्रस्तुत पद्यांश में वियोग श्रृंगार रस है, कवि ने इसमें विरह अवस्था का वर्णन किया है। देखिए प्रस्तुत पद्यांश में वियोग श्रृंगार रस है, और क्यों है, क्योंकि इसमें कवि ने विरह अवस्था का वर्णन किया है, तो इसलिए वियोग श्रृंगार रस होता है जहां पर विरह अवस्था का वर्णन होता है, ठीक है। और देखिए पांचवें प्रश्न में क्या कहा गया था आपसे, सदगंध व क्रूर शब्दों के विपरीतार्थी शब्द लिखिए। तो इसमें शब्द और विपरीतार्थी इस तरह से आप डाल लेना है हेडिंग आपको। उसके अंदर सदगंध का हो जाएगा दुर्गंध यानी विलोम शब्द आपको लिखना है, और क्रूर का हो जाएगा दयालु। तो इस तरह से आपका पैसेज गद्यांश और पद्यांश को हमने सॉल्व करके आपको बताया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो पसंद क्यों नहीं आई। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अभी कर लो, क्योंकि दोस्तों डेली आपको एक एक टॉपिक क्लियर कराए जाएंगे और 20 नंबर आपका पक्का हो गया अगर आप इस वीडियो को समझ लिए। दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।